हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये सेशन स्पेसिफिकली आपके लिए है। तो मेरा नाम है शिवालिका और मैं यहाँ एसएससी उत्कर्ष पे आप लोगों को साइंस पढ़ाती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी, रोड मैप और टाइम टेबल के लिए है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या सही स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को टैकल किया जा सकता है या क्रैक किया जा सकता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में वो होता है कि मैम एज लिमिट क्या होती है, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए अभी क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद मेरा नंबर ही ना आए बिकॉज मेरी एज कम थी या कोई और इश्यूज थे। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज ग्रुप किस तरीके से होगी आपकी। सबसे पहले इससे पहले की एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे एज क्या है आपकी, यहाँ पे है आपकी 2/1/1989, यानी आप लगभग इस टाइम पे पैदा हुए होने चाहिए। इससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। वही बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो इसकी होनी चाहिए आपकी 1986। और यही बात करें एससी एंड एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की, तो इसकी आपकी जाती है बेटा 84 तक, 1984 तक इसकी आपकी एज जाती है। अब बात है कि मैम लास्ट कब तक एज होती है, यानी कि लास्ट ईयर हम लोग कौन सा कंसीडर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/1/2007। अगर इसके बाद का आपका जन्म है तो यानी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अभी नहीं बैठ सकते हो। तो ये बात होगी आपकी एज लिमिट्स की। ये एज लिमिट आपकी ये होगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज की, कौन सी कैटेगरी में आप फिट होते हो, तो उसे एक बार देख लेना और इसे देखकर ही आगे एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि मैम एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न भी थोड़ा जानना मुश्किल हो जाता है बिकॉज इतने सारे एग्जाम्स होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम पैटर्न क्या है। तो इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं बच्चे। हमें पता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें दो आपके होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। पहले सीबीटी 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो हर सेट में आपके 30 और जीके जीएस में हमारे 40 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं ये आपके 100 क्वेश्चन है। मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी कि सेम आपका जिस तरीके से मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है तो मार्क्स भी 30 ही आएंगे इसमें। और अगर आपका रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 30। इसी प्रकार से जीके जीएस 40 मार्क्स की आती है, यानी टोटल मार्क्स भी कितने हैं, टोटल मार्क्स भी हमारे 100 हैं। अब बात की जाए कि मैम यहाँ पे हमें टाइम कितना दिया जाता है, तो टाइम आपको दिया जाता है बच्चे 90 मिनट्स का टाइम। कितना दिया गया है हमें, 90 मिनट्स का टाइम दिया गया है। और नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं जानते हो, स्पेसिफिकली मैं ये बोलती हूँ, अगर आपको 50-50 चांसेस लग रहा है और पूरा पेपर आप सॉल्व कर चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं इसमें शायद स्कोर कर सकता हूँ, कोई डेंजर वाली बात नहीं है, तब तो आप नेगेटिव मार्किंग पे खेल सकते हो। पॉइंट कि 2 ऑप्शन में डाउट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चारों ऑप्शन में डाउट हो, आप टिक पे टिक किए जा रहे हो, जय माता दी, वो चीज़ मत करना। उसमें क्या होगा, जो आपने गेन किया है यानी जो मार्क्स आ रहे थे उसमें से 1/3 कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सीबीटी 2 की। सेम फॉर्मेट है बिल्कुल, वही 90 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, वही नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3 की, बस क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो गए यानी उनकी क्वांटिटी चेंज हो गई है। तो अगर बात करें मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चन है बच्चे, रीजनिंग में भी हमारे 35 क्वेश्चन है और जीके जीएस में हो गए 50। सेम, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, यानी 120 आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे और 120 ही आपका मार्क्स होगा। पर टाइम लिमिट नहीं बढ़ाई है, टाइम लिमिट इसमें भी क्या है आपकी 90 मिनट की है। अब पॉइंट आता है कि मैम तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम जब भी कहीं किसी भी चीज़ में नया कदम रखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज कैसे आती है, ये नॉलेज आती है PYQs करने से। तो सबसे पहला जो मैं आपको बोलूँगी, आप जितना PYQs
देख सकते हो, लगा सकते हो, उनको करो। अब आप बोलोगे कि मैम PYQs कैसे लगाएं, हम तो सब्जेक्ट ही क्लैरिफाई नहीं है। टॉपिक्स तो पता होगा कि ये साइंस का है, ये GK में इस टॉपिक का है, मैथ्स में इस चैप्टर का है, रीजनिंग में इस चैप्टर का है, उस हिसाब से उस PYQ को लगाओ। स्पेसिफिकली प्रीवियस 5 ईयर के PYQs लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस वाले टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें से कम आते हैं, और इसमें से तो आए ही नहीं हैं। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। एग्जाम की तैयारी करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ लेके बैठ जाते हो, वो नहीं करो। सिलेबस देखो, पैटर्न देखो, और दोनों चीज़ें देखने के लिए आपको PYQs पे जाना है। फिर बात आती है शेड्यूल बनाने की। देखो, हम सब इंडिविजुअली अलग हैं। कोई कुछ काम में बिजी है, कोई कुछ काम में, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो कभी भी किसी का भी शेड्यूल सेम नहीं हो सकता है। पर एक बोल सकती हूँ कि अम्ब्रेला शेड्यूल, एक ऐसा शेड्यूल जो हर किसी पे सेट हो सकता है, वो आप अपने लिए बना सकते हो। टाइम अलग अलग हो सकता है, तो शेड्यूल बनना चाहिए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी रेगुलर बेसिस पर। अब ये प्रैक्टिस कैसे होती है? ये प्रैक्टिस बच्चे होती है आप जितना क्वेश्चन लगा सकते हो। और क्वेश्चंस कहाँ से लगेंगे? आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए या तो मॉक टेस्ट होने चाहिए। और अभी उत्कर्ष पे काफ़ी अच्छा आपका ऑफर भी चल रहा है, अप टू 90% आपको ऑफ मिल रहा है उत्कर्ष की सारी टेस्ट सीरीज पर, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और सारी टेस्ट सीरीज में इसमें आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मॉक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आ सकते हैं। और उस टेस्ट सीरीज में एक और फायदा होगा कि आपको अपनी पोजीशन पता चल जाएगी, आप स्टैंड का कर रहे हो। तो प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन लगेंगे टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है इसके लिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है नया पॉइंट। जब आप टेस्ट में क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, साइड में कॉपी पेन लेके रखना है, अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ गलत हो रहा था या हो रही थी, और उस टॉपिक को लिखना है, ठीक है। जब वो टॉपिक आपको पता चल जाएंगे कि ये गलत हो रहे थे, मुझे इन पे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करो। एंड सेकंड पॉइंट, कभी भी रट्टा नहीं लगाया जा सकता टॉपिक्स का। अनटिल अनलेस वो रट्टा लगाने का टॉपिक है तब तो समझ आता है, बट कोई टॉपिक ऐसा है जो अंडरस्टैंड करने वाला है, समझने वाला है, और उसमें आप रट्टा लगा दो तो वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना। अब पॉइंट आता है कि मैम क्या पढ़ना है, किस तरीके से इसे फॉलो करना है। तो बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं तो मेन जो GK GS की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे NCERT से ही कवर हो जाते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन NCERT से ही कवर हो जाते हैं। जैसे साइंस की बात करूँ तो साइंस में अगर आप 9th और 10th भी कर रहे हो तो सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। 9th और 10th आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है। आपको बस क्या करना है, एक बार बुक खोलनी है और उसे PYQ बेस्ड के तरीके से पढ़ना है। जो PYQ बेस्ड थे उनके तरीकों से हमें इसे पढ़ना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आप देखो तो देखो प्रॉपर NCERT से उठाए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ग्रेन्यूल्स इन प्लांट सेल, यानी कि इनमें से आपकी कोशिकाओं में कौन ये सारी चीजें स्टोर करता है। और क्वेश्चन कब आया है आपका? RRC ग्रुप D में आ चुका है, ये 2022 का क्वेश्चन और टॉपिक्स दिए। और सेम यहाँ पर आपका बता रखा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो स्टोर करने का काम करता है। जैसे आप देखें ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है, हमारी कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं, अलग अलग शेप में पाई जाती हैं। ये आपका स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या भैया? तीनों चीजें ये स्टोर करने का काम करते हैं। डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है, तो आप NCERT पे जितना फोकस दोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रट्टाफिकेशन नहीं लगाओगे तो अपने आप चीजें मैनेज होने लगेंगी, ठीक है। अब जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसपे लिखा हुआ है 12 आवर्स रूल। अब ये 12 आवर रूल क्या है इसे एक बार समझते हैं, फिर आपका टाइम टेबल देखेंगे, फिर मैं आपको टाइम टेबल समझाऊंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, आपका पूरे पास दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल सही। जिसमें से आपको अभी इस टाइम पे अगर आप कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ाई में बिजी हो, तो आपको 6 घंटे की नींद सफिशियंट है।
मैं बोलूँगी बहुत सफिशिएंट है 6 घंटे की नींद। और मैम दिन में सोना है या रात में सोना है वो वाला कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, अपना पूरा शेड्यूल अच्छे से मेंटेन करो। जो हमारी ह्यूमन साइकिल होती है सोने जागने की, उसको फॉलो करो। रात में सो, अर्ली मॉर्निंग उठो, जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हो रात में जाग रहे हो दिन में सो रहे हो, तो दिमाग की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है ना वो भी अपने आप कम हो जाती है। तो ये चीज़ मत करो। पहली बात तो आप अपनी बॉडी के साथ ही खेल रहे हो, जो कि बहुत गलत है। चुपचाप रात में सोना स्टार्ट कर दो, दिन में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो। तो 6 घंटे सोओगे तो नींद पूरी हो जाएगी रात के टाइम पे। और उसके बाद आपके पास कितने घंटे बचे? तो आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास 18 घंटे बचे हुए। अब 18 घंटे को भी हम 6 घंटे और 12 घंटे में डिवाइड कर देते हैं। 6 घंटे आपका कोई भी काम है, रेस्ट करना है, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, बाहर घूमना है, फैमिली टाइम देना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, फोन चलाना है, वो सब इसमें होना चाहिए 6 आवर्स में। उसके बाद हमारा बचता है 12 घंटे। 12 घंटे को भी आगे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 और 2, यानी कि 10 घंटे एक तरफ कर दिया है, 2 घंटे एक तरफ कर दिया। इसका मतलब ये 12 घंटे पूरे आपके पढ़ाई के लिए शेड्यूल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये शेड्यूल उस पर ज़्यादा फिट बैठेगा जो सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा टाइम को, ठीक है बच्चे। तो 10 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे रिवीजन, क्योंकि आपको पता होगा रिवीजन इज द की। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर करनी है, कोई भी चीज़ याद रखनी है, लंबे समय तक उसे अपने दिमाग में फिट रखना है, तो रिवीजन इज मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी अच्छी आपकी तैयारी है। तो अगर मैं रिवीजन के बारे में बात करूँ तो जैसे मानो कल मैंने कुछ पढ़ा था, आज मैंने स्टार्ट किया अपना शेड्यूल, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं सबसे पहले रिवीजन करूँ। तो मैं पहले का 1 घंटा रिवीजन के लिए निकाल लूँगी, फिर 1 घंटा लास्ट के रिवीजन के लिए निकाल लूँगी। इससे क्या होगा, जो भी कल पढ़ा है वो अच्छे से अपने दिमाग में रिस्टोर हो जाएगा। और आप जब सोओगे, सोने का टाइम जब आता है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी दिमाग वो सारी चीज़ें दोबारा से रिकैप्चर करता है। जब दिमाग को पता चलेगा इस चीज़ को 2 बार 3 बार हम लोगों ने पढ़ा है बहुत फोकस के साथ, तो दिमाग उसे हमारी मेमोरी में फिट कर देगा कि ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हटाना नहीं है, वो फिट हो जाएगा हमारे दिमाग में, ठीक है। 10 घंटे की बात करें तो 10 घंटे में आपको थ्योरी करनी है, रीड करनी है, लर्न करनी है, मैथ्स है तो प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग है तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए कभी भी रट्टा नहीं लगाया जाता है, उसे रीड किया जाता है। अगर आपने अच्छे से रीड किया है डेली बेसिस पर, हर रोज रीड कर रहे हो, तो अपने आप वो दिमाग में फिट हो जाएगा। और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, अपने आप बोलोगे कि ये सही आंसर है, क्योंकि आपने डेली उसको रीड किया है। अब पॉइंट है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि मैम इस 10 घंटे को मैं कैसे डिवाइड करूं, तो इस 10 घंटे में हमें कैसे क्या करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। 10 घंटे को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से। 3 घंटे हम लोग मैथ्स करेंगे, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस इज द परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सॉरी। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। मानो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आधा घंटा 1 घंटा लगा के उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। सेम अप्लाइज टू रीजनिंग, बट रीजनिंग को 2 घंटे दिया है। जीके जीएस को मैंने दिया है 4 आवर्स, और 4 आवर्स में आपको दिख रहा है 2 सब्जेक्ट लेने हैं और हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने हैं, ठीक है। मानिए आपने एक साइंस लिया हुआ है और एक पॉलिटी लिया हुआ है। साइंस में कोई टॉपिक लिया हुआ है सच एज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री का टॉपिक है, और पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो दोनों को 2-2 घंटे देना है। 2 घंटे इसको दे दिया, ठीक है, 2 घंटे इसको दे दिया, ठीक है। अगर आप लगातार नहीं बैठ पाते हो 2 घंटे की सिटिंग में, तो आपको क्या करना है, 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का रेस्ट लेना है। अब 15 मिनट का रेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दो, वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि दिमाग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 15 मिनट का रेस्ट का मतलब होता है हेड डाउन करो, नहीं तो शांति से बैठोगे, सुकून, हल्की वॉल्यूम पर गाने चलाओ, मन है तो नहीं चलाओ, जैसे आपको सही लगता है, पर आंख बंद करके जितना पढ़ा है अभी उस टॉपिक में 45 मिनट में, उसको ऐसे सीक्वेंस में देखो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसमें एसिड में ये प्रॉपर्टी होती है, बेस में ये प्रॉपर्टी होती है, सॉल्ट ऐसे क्रिएट होता है, अगर मुझे इस प्रकार का रिएक्शन दिया जाए तो ये होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो ऐसे होगा, उसे रिवाइज करो। 15 मिनट का क्विक रिविजन हो जाएगा, रिफ्रेश भी फील करोगे, चाय पीते पीते, कुछ
खाते खाते भी आपका कर सकते हो। और लास्ट में 1 घंटा हमने आपकी करंट अफेयर्स को दिया है। अब मैंने ये नहीं बोला कि सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, जो टाइम आपको सेट बैठता है जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो जीके जीएस में, जैसे 2 घंटा पढ़ा, फ्रस्ट्रेट हो गया दिमाग, अब नहीं कर सकता मैं याद, तो रीजनिंग उठा लो, फिर 2 घंटा दोबारा जीके जीएस करो, फिर मैथ्स उठा लो। बहुत ही रिफ्रेशिंग आपका रिफ्रेशिंग टेक्निक है ये, अच्छे से होगा। लास्ट में सोते टाइम करंट अफेयर्स पढ़ लो और सुबह या रात में कहीं एक टाइम पे 2 घंटे की रिवीजन डाल दो, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका पूरा टाइम टेबल का, शेड्यूल का, सिलेबस का कि कैसे कैसे करना है। अब इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि हम या हमारी टीम, हमारा परिवार आपके लिए क्या मदद कर सकता है। तो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक, जिसमें आपको अप टू लगभग 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप प्राइम कोर्सेज पे चाहते हो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का, तो आपको बस कूपन कोड यूज करना है प्राइम, यानी कि PRIME, कैपिटल लेटर्स में होगा प्राइम, उसे यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑफर। अगर बात करें आपके बैचेस पे क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, तो जैसे कि आपको दिख रहा है NTPC एक्सप्रेस 3.0 बैच है और एक 2.0 बैच है, 2 इसमें क्लासेस है, प्राइम एंड स्टैंडर्ड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि तैयारी में एक शेड्यूल मिल जाए, कि हम किसी टीचर को फॉलो कर लें, ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, और सारी टीम एक जगह मिल जाए पूरी मेहनत करते हुए, तो ये सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। देखो ओरिजिनल प्राइस इसकी 7000 थी, ऑफर प्राइस हमारी 800 चल रही है प्राइम में। स्टैंडर्ड की बात करें तो ओरिजिनल प्राइस आपकी 4000 थी और जो ऑफर प्राइस है वो 500 चल रहा है। 3 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है, आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं। अपनी जो भी तैयारी है वहाँ पे आपको गाइडेंस का बहुत अच्छा यहाँ पे रोल मिल जाएगा, ठीक है। गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट लाइफ में। वही बात करूँ मैं अगर RRB ग्रुप डी लक्ष्य बैच की, तो सेम आपका यहाँ पर देख सकते हो प्राइम बैच जो था, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 3000 थी, उसकी ऑफर प्राइस अभी 600 चल रही है आपकी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड की 2000 थी और ऑफर प्राइस हमारी 400 है। तो तैयारी करो अच्छे से मन लगाकर। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल एक शेड्यूल चाहिए या कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी मदद करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड जय हिंद।